अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम सीवीपी एनालिसिस के पास्ट पेपर क्वेश्चंस देख रहे थे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इनको डिस्कस किया था। तो कोई सवाल किसी बच्चे के जहन में कल के जो क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प गाइडेंस चाहिए तो पूछिए भाई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा नेक्स्ट एजेंडे में। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन 8। दो पार्ट्स हैं जी इस क्वेश्चन के। कंप्यूट सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। ब्रेक इवन रेवेन्यू चाहिए और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स चाहिए। 7 मार्क्स। डिटर्मिन द नंबर ऑफ कारपेट्स एंड रग्स दैट मस्ट बी सोल्ड इफ एमपीएल विशेस टू मेंटेन अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इक्वल टू 10% ऑफ सेल्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% ऑफ सेल्स अगर कमाना है तो उसके लिए कितने रग्स एंड कारपेट बेचे जाएं। ये मल्टी प्रोडक्ट का सिनेरियो है, 2 प्रोडक्ट से हम डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सवाल तो बड़ा अच्छा है, बिल्कुल ही मासूम सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, लेकिन 12 नंबर। ये सीवीपी एनालिसिस की खसूसियत है कि ये 1/3 सफ़े का सवाल है और इस पर 12 नंबर एग्जामिनर दे देते हैं। आमतौर पे डिसीजन मेकिंग वगैरह का सवाल हो ना इस तरह का, तो वो तकरीबन एक सफ़े पे जाता है तो 12 नंबर पढ़ते हैं। तो ये इतना सा सवाल 12 नंबर, उसकी वजह फिर यहाँ से समझ लो कि सोचने का काम यहाँ पे ज़्यादा है। आपको यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो एक 12 नंबर का सवाल होता है पूरे सफ़े पे, एक 12 नंबर का सवाल है आधे से भी कम पे। तो कुछ तो है ना सवाल में जो ज़्यादा टाइम आपको रीडिंग के लिए देना पड़ेगा। तो चलें जी पढ़ते हैं। ब्रेक इवन रेवेन्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। Masciato Private Limited (MPL) is planning to launch a new business of manufacturing carpets and rugs. Extracts from the projected statement of profit loss. Projected मतलब बजट आपने बनाया उससे P&L मिल रहा है आपको। Of the new business are given below. रुपीज इन 1000 में सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है, टैक्सेशन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है। ये पूरा P&L दे दिया गया। सेलिंग प्राइस ऑफ कारपेट्स एंड रग्स आर 24 एंड 4000 पर यूनिट with a contribution margin of 25 and 20% respectively. Carpets and rugs would be sold in the ratio of 4:1. Compute sales revenue at break even and margin of safety in units. अच्छा जी, हम रिक्वायरमेंट से ही कहानी को पकड़ते हैं। ब्रेक इवन रेवेन्यू बनाना है, तो ब्रेक इवन रेवेन्यू बनाने के लिए क्या बेसिक फार्मूला जो हम यूज करते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड विद सीएस रेशो। तो जनाब मुझे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए के लिए एक तो फिक्स कॉस्ट चाहिए, दूसरे मुझे एवरेज, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट है ना, तो मुझे एवरेज सीएस रेशो चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड विद सीएस रेशो करेंगे तो मुझे ब्रेक इवन रेवेन्यू मिल जाएगा। अच्छा, ब्रेक इवन रेवेन्यू को मेरे पास फिर 2 प्रोडक्ट मुझसे उसने मांगा है, ब्रेक इवन रेवेन्यू एक तो निकल आया, इसके बाद इसी में उसने मुझसे कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में बताओ। तो मुझे ब्रेक इवन रेवेन्यू को फिर कारपेट्स और रग्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं इस रेवेन्यू को स्प्लिट कर लूंगा, पहले कारपेट और रग में। कैसे स्प्लिट करते हैं ये मैं पता है। फिर इस स्प्लिट को मैं रेवेन्यू को डिवाइड कर दूंगा प्राइस पर यूनिट से, तो मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स मिल जाएंगे। और ब्रेक इवन यूनिट्स को मैं कंपेयर कर लूंगा बजटेड या प्रोजेक्टेड, जो भी वर्ड उसने यूज किया है, प्रोजेक्टेड सेल से। प्रोजेक्टेड सेल्स यूनिट्स से, तो यहां से हमें फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। लीजिए जी, ये है हमारी कहानी टोटल।
फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो मेरे पास एक कॉस्ट ये पड़ी है, एक कॉस्ट ये पड़ी है, ये टोटल कॉस्ट है। अब इसमें कहीं फिक्स भी होगी, कहीं वेरिएबल भी होगी। मैं अगर ब्रेकअप कहीं देखने जाऊं तो मुझे कहीं नीचे डिटेल में ब्रेकअप नजर नहीं आ रहा। अक्सर सवालों में तो लिखा होता था इसमें इतनी वेरिएबल है, इसमें इतनी फिक्स्ड है, इसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा चलो ये नहीं है, फिर सोचते हैं दोबारा। मैंने कहा था सोचने का काम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से निकालनी है ताकि मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल अदा करूँ तो फिक्स बच जाएगी। मैं थोड़ा सा और सोचता हूं तो मुझे पता लगता है, मुझे प्राइस पता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता है। 25% कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब 75% वेरिएबल कॉस्ट, 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब 80% वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब मैं इस डाटा की मदद से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो निकाल सकता हूं। और अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाए मुझे पास कारपेट की और रग की आ जाती है, हम यहां पे निकाल लेते हैं। मैं एक वर्किंग वन पहले यहीं से शुरू करता हूं। वर्किंग वन मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेता हूं पहले कारपेट्स की। 24,000 का 75%, 18,000 और रग्स की 4,000 का 80%, 3,200। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। पर यूनिट मेरे पास है। अगर मुझे यूनिट्स टोटल मिल जाएं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी ना। तो फिर टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट बच जाएगी। अब मुझे यूनिट्स चाहिए, बजटेड या प्रोजेक्टेड यूनिट्स। ये कि हम इस पीएनएल में यूनिट्स कितने हैं भाई। इसके लिए वर्किंग में आगे से वर्किंग 1.1 में इसी की एक्सटेंशन में ले जाता हूं, या चलो वर्किंग 2 बना लेते हैं। वर्किंग 2 में यूनिट्स के लिए बनाता हूं क्योंकि मुझे इसको कंप्लीट करने हैं। और वर्किंग 2 पे मैं जाता हूं। अच्छा जी, मेरे पास यूनिट्स कारपेट्स के कितने बेचने हैं, रग्स के कितने बेचने हैं ये तो नहीं पता, लेकिन यूनिट्स का आपस में रिलेशनशिप पता है। तो ये बात हमने पहले भी कहीं सीखी हुई है। अगर दो वैल्यूज का आपस में रिलेशनशिप गिवन हो तो हम उस रिलेशन को इक्वेशन में बना के वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो मैं जैसे अज्यूम करता हूं, लेट्स अज्यूम यूनिट्स कारपेट्स के बेचे हमने x, तो रग्स के कितने बेचे 4x, इसके बेचे x, इसके बेचे 4x। तो इसके यूनिट्स x हैं, इसकी प्राइस 24,000 है, तो कारपेट का रेवेन्यू कितना हुआ 24,000 इंटू एक्स। इसके यूनिट 4x हैं, इसकी प्राइस 4,000 है, तो 4,000 इंटू 4x। तो कारपेट का रेवेन्यू, रग का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, इक्वेशन बन गई। लीजिए जी, इस इक्वेशन से हम बना लेंगे यूनिट्स। हम वर्किंग 2 में जाते हैं। वर्किंग 2 में हम लेते हैं अज्यूम यूनिट्स ऑफ कारपेट सेल्स। अगर x है तो 10 यूनिट्स ऑफ रग सेल 4x हैं, एंड 24,000 x प्लस 4,000 इंटू 4x इज इक्वल टू 500 मिलियन। यहां पे मैं 307 एक्स्ट्रा लगा दूंगा क्योंकि मेरे पास ये रुपीज़ है तो ये भी रुपीज़ में होनी चाहिए। ये बेटा मैथमेटिक्स का ख्याल रखना होता है। ऐसा ना हो कि ये रुपीज़ लिए मैं 24,000 और यहाँ पे रुपीज़ इन 1000 में ले जाऊँ, सारा हिसाब तो गलत हो जाएगा। ये 24,000 कीमत रुपीज़ में है। या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, या अगर मैंने इसको रुपीज़ इन 1000 लेना है तो फिर ये 24x प्लस 4 इंटू 4x इज इक्वल टू 500,000 ऐसे करूंगा। मैथमेटिक्स बेटा बहुत ज़रूरी है, तो जो बहुत ज़रूरी है काम करते। अदरवाइज अच्छे खासे कॉन्सेप्ट आते होंगे लेकिन अगर ध्यान नहीं होगा वर्किंग पे तो भूल जाओगे। और ये कॉमन मिस्टेक है बच्चे करते हैं कि राउंडिंग ऑफ 1000 की फिगर्स को और फुल फिगर को मिक्सअप कर जाते हैं। तो एनीवेज आप ये इक्वेशन लो, ये इक्वेशन लो, आइदर वे हल करो। व्हाट इज x 12,500 और 4x हो गया 50,000। इसका मतलब हमारे कारपेट्स की सेल 12,500 और रग्स की सेल 50,000। ये सेल मैं यहां पे डाल देता हूं 12,500
और 50,000, और इसी वैल्यू को लेके मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी यहां से बना सकता हूं। ज़रब 12,500 ज़रब 50,000, यहां से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां से हम ले लेते हैं। तो बताइए जनाब, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई कारपेट्स की? 225 मिलियन। और रग्स की? 160 मिलियन। टोटल ले लें तो 385 मिलियन। हमने सेल यूनिट्स निकाल लिए बजट में या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पीएनएल में जो गिवन थे वहां से। 12,500 कारपेट्स के, 50,000 रग्स के। इन यूनिट्स को लेके हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी स्टैब्लिश कर ली। मैं यहां पे जीरो काफी ज्यादा हो रहे हैं तो मैं इसको रुपीज इन 1000 कर देता हूं, क्योंकि एग्जाम में भी डाटा क्वेश्चन रुपीज इन 1000 में है, तो हम भी डाटा को रुपीज इन 1000 में आसानी से ले सकते हैं। मैंने रुपीज इन 1000 में वैल्यूज ले ली। अच्छा, जब मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए, आप फिक्स कॉस्ट देखिए यहां पे मेरी कैसे आएगी। मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल है 360,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं टोटल 90,000। ये टोटल कॉस्ट होगी। इसमें से लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट 385,000। ये हमारी वर्किंग वन से आ रही है। तो लीजिए जी, ये मुझे फिक्स कॉस्ट मिल गई 60 रुपीज इन 1000 में ही है। ये भी 65,000। जी बेटा, हमने सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और किस फॉर्मेट में हमें आंसर प्रेजेंट करना है, मैंने सबसे पहले वो फॉर्मेट बना लिया था, जो कि विद नॉलेज एंड विद प्रैक्टिस हमारे जहन में रहना चाहिए। फॉर्मेट हमने बना लिया। अब उस फॉर्मेट, जब हम फॉर्मेट बना लेते हैं ना बेटा, फिर हमारे लिए इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से ढूंढना आसान हो जाती है। अगर हमने फॉर्मेट नहीं बनाया हुआ तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्वेश्चन में से कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है, कौन सी हमारे काम की नहीं है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि क्वेश्चन को एक दफा, दो दफा, तीन दफा पढ़ के सोचिए और सोच के प्रेजेंटेशन इस तरह की स्टैब्लिश कर लीजिए कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन किस अंदाज में प्रेजेंट करनी है आंसर तक पहुंचने के लिए। फिक्स कॉस्ट आ गई। अब मुझे एवरेज सीएस रेशियो चाहिए। इसके लिए हम वर्किंग 3 बना लेते हैं। एवरेज सीएस रेशियो इज अ सीएस रेशियो ऑफ अ बॉक्स, वही है ना। तो एवरेज सीएस रेशियो हमारी सीएस रेशियो ऑफ अ बॉक्स होती है, और सीएस रेशियो ऑफ अ बॉक्स होता है कंट्रीब्यूशन पर बॉक्स डिवाइडेड विद रेवेन्यू पर बॉक्स। तो कंट्रीब्यूशन, एक बॉक्स में रग भी हैं और कारपेट भी हैं, तो कारपेट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 24,000 का 25%। ये कारपेट का कंट्रीब्यूशन है, और एक बॉक्स में एक कारपेट है, प्लस 4,000 इंटू 80%। ये एक रग का कंट्रीब्यूशन है, और एक बॉक्स में 4 रग्स हैं। ये कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बॉक्स हो गया। नीचे रेवेन्यू ऑफ अ बॉक्स, ये कारपेट का रेवेन्यू और ये 4 रग्स का रेवेन्यू। लीजिए जी एवरेज सीएस रेशियो। सॉरी जी, माय मिस्टेक, 20%, बिल्कुल ठीक है जी। कितना जी?
23%। ये हमारी एवरेज CS रेशियो आ गई 23%। तो यहां से अब हम ब्रेक इवन रेवेन्यू ले लें भाई, फिक्स्ड कॉस्ट ओवर एवरेज CS रेशियो 28609 2822609। लीजिए जी, ये रुपीज़ इन थाउजेंड में चल रहे हैं, ये ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया। ब्रेक इवन रेवेन्यू को अब हमें प्रोडक्ट्स में स्प्लिट करना है। ये तो टोटल ब्रेक इवन रेवेन्यू है ना, कारपेट्स और रग्स का मिला के। तो ब्रेक इवन रेवेन्यू को हम प्रोडक्ट्स में स्प्लिट किस बेसिस पे करते हैं? किस बेसिस पे? सेल वैल्यू इन अ बॉक्स की रेशियो में, सेल प्राइस की रेशियो में नहीं, सेल वैल्यू इन अ बॉक्स की रेशियो में हम तकसीम करेंगे। तो वो बनी 24 और 16। तो इस रेवेन्यू को 24 और 16 की रेशियो में तकसीम करेंगे। ये भी रुपीज इन थाउजेंड में कहानी अभी चलेगी। 24-16 की रेशियो हमने कहां से उठाई? ये जनाब, ये है 24-16 की रेशियो। 24,000 16,000 2416 सेल्स वैल्यू इन अ बॉक्स की रेशियो में रेवेन्यू को स्प्लिट किया जाता है। तो जनाब इसको 24/40 और 16/40, कारपेट्स का रेवेन्यू कितना आया? 565। और रग्स का रेवेन्यू 044। लीजिए जी, इसके बाद हमारे पास प्राइस पर यूनिट है। प्राइस पर यूनिट भी मैं रुपीज इन थाउजेंड में ले लेता हूं। ये 24 है, ये 4 है, तो डिवाइड कीजिए, यहां पे यूनिट्स आ जाएंगे, ब्रेक इवन यूनिट्स। क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड थे तो प्राइस भी 1000 में ले ली मैंने। 24,000 4,000 यही थी ना प्राइस। बताइए यहां पे जनाब यूनिट्स कितने आए? 7065। यहां पे कितने आए? 28261। और लीजिए जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दिस माइनस दिस करो, 5435। इधर बोलो 739। लीजिए जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। जी बेटा, किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए। जी बेटा, पार्ट ए, सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। बेसिक फार्मूलाज हमने यूज किए हैं। सिर्फ एग्जामिनर हमें कैलकुलेशंस के लिए कोई लॉजिकल मैथ्स, जैसे मैं आपको कहता आ रहा हूं, वो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। रिलेशनशिप, वैल्यूज, मैथमेटिक्स, इक्वेशंस, ये बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए। बाकी सीवीपी एनालिसिस में आ जाके वही 5-7 फार्मूलाज हैं जो हमने सीखे हुए हैं, उन्हीं के गिर्द सारे सवाल हमारे घूमने हैं। हम फार्मूलाज में जो वैल्यूज इस्तेमाल होनी है, वो वैल्यूज तलाश करने के लिए हमें थोड़ा सा तवज्जो और सोचो विचार करना पड़ता है। अच्छा जी, पार्ट बी थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, 5 नंबर का पार्ट है, लेकिन यकीन माने ये 2 मिनट में होने वाला, अगर आपको समझ आ जाता। इसमें तो 7 नंबर का पार्ट है ना, काम भी करना पड़ा, थोड़ा लगा आपको यार, जरा सोचना भी पड़ा, टाइम भी लगा है। लेकिन ये लिटरली 5 नंबर का पार्ट अगर आप समझ जाए तो ये ऐसे हल होता है। अब इसमें चैलेंज क्या है?
हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ टू नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर टारगेट सेल, फॉर टारगेट प्रॉफिट, सॉरी, नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट। तो उसका फॉर्मूला जो हमने सीखा वह है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड विद CS रेशियो, दिस गिव्स यू द टारगेट रेवेन्यू। ऐसा ही है ना। उसने हमसे नंबर ऑफ यूनिट्स मांगे हैं, तो चलें हम देखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स हम कैसे निकालें। अब इशू क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मसला यह है कि टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा बेस करता है रेवेन्यू पे, और रेवेन्यू बेस करता है यूनिट्स पे, और यूनिट्स ही तुमने निकालने हैं। ऐसा ही है ना, हमें यूनिट्स ही तो निकालने हैं। यूनिट्स हमारे पास होंगे तो हमारा रेवेन्यू बनेगा, रेवेन्यू बनेगा तो उसका 10% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनेगा, और वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% होगा तो उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना पाएंगे ना। तो मसला बढ़ गया सारा यूनिट से कि हमें यूनिट्स ही तो पता नहीं है। तो हम कहानी फिर वहीं से शुरू करते हैं। लेट्स अज्यूम यूनिट्स, हम यूनिट्स अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं अजम्पशन वही लेता हूं पार्ट बी के लिए, अज्यूम कारपेट सेल्स कितने भाई, एक्स, तो रग सेल्स 4x, और अगर ये कारपेट सेल ये रग सेल यूनिट्स हैं तो रेवेन्यू कितना बना, 24,000 एक्स प्लस 4,000 इंटू 4x, टोटल कितना हो गया, 24,000, 16,000, 40,000 एक्स। एम आई राइट? अगर मैंने कारपेट सेल्स को एक्स ले लिया, रग को 4x ले लिया, तो मेरा रेवेन्यू बन गया 40,000 एक्स। अब उस सवाल के मुताबिक चलो, कंपनी चाहती है कितना टारगेट प्रॉफिट कमाना आफ्टर टैक्स। फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है 65,000। अब यहां पे ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने यहां पे रुपीज लिए हैं तो इसको भी रुपीज में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। 65 मिलियन प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट मेरा है 40,000 एक्स का 10%, लेकिन ये तो आफ्टर टैक्स है। इसको बिफोर टैक्स करने के लिए क्या करूं, टैक्स रेट कितना है, डिवाइडेड विद 0.65, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड विद CS रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू। लीजिए जी, सॉल्व इट फॉर एक्स, एक्स भी आ जाएगा तो 4x भी आ जाएगा और सवाल आपका खत्म हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट ओवर CS रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू ना, वही रेवेन्यू जिसका 10% हमने प्रॉफिट कमाना था। जी जनाब, एक्स यहां से कितना आया, जी बेटा, एक्स थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, बजट था एक्स का 12,500, ये 21,000 आ रहा है। ओके, 21,338 इंटू 4, 8,552, 8,5,352 3।
एग्जामिनर ये 21325 है, 85300 है, राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सच उसने किसी और तरह इक्वेशन बनाई है, हमने किसी और तरह बनाई है, तो ये हमारा आंसर 21338 एंड 85353। जी बिल्कुल, राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा फ़र्क है हमारा, बाकी इट्स द सेम। जी एनी क्वेश्चन? इसकी वर्किंग जो प्रेजेंट किया एग्जामिनर ने पार्ट बी के लिए वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, उसको समझने की आपको ज़रूरत है नहीं, ठीक है। एग्जामिनर की प्रेजेंटेशन काफ़ी डिफरेंट सी है, वर्किंग 4 की मदद से उसने कोई सवाल ये हल किया हुआ है, तो हमें उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए आपको ज़रा कहता हूँ कि कोशिश किया करें एग्जामिनर की वर्किंग से दूर रहा करें। बाज़ का वो काफ़ी इनएफिशिएंट हो जाती है, बाज़ का तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, लेकिन आप परेशान हो जाते हो ऐसी वर्किंग को देख के, और एग्जामिनर के सोल्यूशन को जब आप देखते हो तो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने की आदत नहीं पड़ती। तो मैं चाहता हूं आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने की आदत पड़े, आप खुद सोचिए कि आपको सवाल का जवाब कैसे निकालना चाहिए, डिफरेंट फार्मूलाज की मदद से कैसे सवाल को हल करना चाहिए। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन की मदद से हमने इस सवाल को हल कर लिया। हमें टारगेट प्रॉफिट का ताल्लुक रेवेन्यू से जोड़ दिया गया था, और रेवेन्यू तो यूनिट्स पे बेस करता है, तो इसलिए हमने यूनिट्स अज्यूम करके रेवेन्यू ले लिया, और उस रेवेन्यू का परसेंटेज हमने टारगेट प्रॉफिट भी मेजर कर लिया। तो उस इक्वेशन की मदद से हम आसानी से सवाल हल कर पाए। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा, एनी क्वेश्चन? कोई बात यहाँ पे समझ नहीं आई, पूछना चाहते हैं तो पूछिए बेटा। मल्टी प्रोडक्ट सिनेरियो पे क्वेश्चन 8 हमने देखा, और अब मल्टी प्रोडक्ट सिनेरियो का ही एक और क्वेश्चन केपी के डेयरीज हमारे पास है, जो कि मॉडल पेपर में भी हमें दिया गया, स्कीम के पास पेपर में भी आया हुआ सवाल, मॉडल पेपर के लिए भी इसको चुना गया। रिक्वायरमेंट है जी, कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स इन द पैकेट्स एंड रुपीज, रुपी यूनिट, पैकेट से महाराज यहाँ पे यूनिट्स है, यूनिट्स में भी ब्रेक इवन सेल बताइए, रुपीज रेवेन्यू भी बताइए। अज्यूमिंग दैट रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड वुड बी एज पर प्रोजेक्शन, ये assumption ना भी लिखी हो तो मैं पता है ऐसा ही होता है मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन में, ये assumption ही चलती है, इसके बगैर मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन हल होता नहीं है। तो ये जो आखिरी जुमला इसने रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा जुमला है, ये ना भी हो तो सवाल इसी तरह हल होता। तो एनीवेज, हमें ब्रेक इवन सेल्स इन पैकेट्स एंड इन रुपीज बनाने हैं। पढ़ते हैं सवाल और फिर देखते हैं कैसे काम चलेगा हमारा यहाँ पे। KPK Dairies KDL is planning to introduce 3 flavored milk from 1st July 2015. In this respect, following projections have been made. 3 एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं जी, एनर्जी फ्लेवर्ड मिल्क C प्लस I प्लस V प्लस है, इनकी प्रोडक्शन नंबर ऑफ पैकेट्स, इनकी सेल्स नंबर ऑफ पैकेट्स, इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर पैकेट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, और फिक्स्ड ओवरहेड का याद रखना ये हमेशा OR होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर पैकेट वेरिएबल है और ये फिक्स है, ये भी अगर पर यूनिट है तो ये भी ओवरहेड
एब्जॉर्प्शन रेट ही है, प्रोडक्शन का नहीं, सेलिंग का ही सही, बट है ये एब्जॉर्प्शन रेट ही पर यूनिट जो आ गया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी पर यूनिट इनकर होती नहीं है, वो तो पर मंथ है, पर एनम है, वैसे इनकर होती है। तो टोटल कॉस्ट पर पैकेट यहां से हमें मिल गई। KDL will sell its products through a distributor at a commission of 5% of sale price and expects to earn a contribution margin of 40% net of sales. That is sales minus distributor commission. So contribution margin 40% है, लेकिन 40% प्राइस का नहीं, 40% सेल्स माइनस डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का। यह है जी कहानी। और हमसे कहा गया है ब्रेक इवन सेल्स बताइए यूनिट्स में भी और रेवेन्यू में भी। जी सवाल जरा एक था, फिर पढ़ लीजिए और फिर जरा घोड़े दौड़ाना शुरू कीजिए कि कौन सा बेसिक फार्मूला है जहां से कहानी शुरू होनी है। बल्कि चले पहले बेसिक फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक इवन इन पैकेट्स निकालने का तरीका क्या होता है? यहां पे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड विद कंट्रीब्यूशन पर बॉक्स, याद है ना? एक होता है एवरेज CS रेशियो और एक होता है कंट्रीब्यूशन पर बॉक्स। तो कंट्रीब्यूशन पर बॉक्स फिक्स कॉस्ट को जब कंट्रीब्यूशन पर बॉक्स से डिवाइड करोगे तो ब्रेक इवन इन बॉक्सेस आ जाता है। और ब्रेक इवन इन बॉक्सेस जब आ गया तो यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट इन अ बॉक्स इनटू बॉक्सेस, ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ जाते हैं और फिर उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कहानी है। इस कहानी के मुताबिक सवाल पढ़िए और फिर देखते हैं डाटा कहां से निकलना है। हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए, फिर हमें कंट्रीब्यूशन पर बॉक्स चाहिए और यहां से हमें मिल जाएगा ब्रेक इवन इन बॉक्सेस। ब्रेक इवन इन बॉक्सेस से फिर हम ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में ले लेंगे। मैं इस फॉर्मेट में ले आता हूं क्योंकि हमने फिर यूनिट्स को फिर प्राइस से मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू में भी जाना है। हमारे पास CIV, यहां पे ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस पर यूनिट के साथ तो ये ब्रेक इवन रेवेन्यू भी आ जाएगा। यही मांगा गया ना हमसे, कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स इन पैकेट्स एंड रुपीज। तो ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स की जगह चले पैकेट्स का वर्ड यूज कर लेते हैं, पैकेट्स एंड देन प्राइस पर पैकेट और यहां से ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये है हमारा पूरा आंसर जो हमें प्रेजेंट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट की बात करें तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है प्रोडक्शन की भी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है सेलिंग की भी। तो मुझे तो टोटल चाहिए, क्या करूं? मल्टीप्लाई कर दूं। इधर देखिएगा जरा, कैलकुलेट आप मुझे करके देंगे।
ये फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन की है सी प्लस की, और ये प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं। तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, टोटल यहां से प्रोडक्शन की आ जाएगी, और फिर सेलिंग की, ये कॉस्ट पर यूनिट सेलिंग की है और ये सेल्स के यूनिट, मल्टीप्लाई करें तो यहां सेल्स की कॉस्ट आ जाएगी। टोटल फिक्स कॉस्ट इकट्ठी करके दीजिए मुझे। 6 मल्टीप्लिकेशन एंड देन समेशन, 6 मल्टीप्लिकेशन फिर समेशन करें तो आपको टोटल फिक्स कॉस्ट मिलनी चाहिए। आप रजिस्टर पे वर्किंग बना के कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने आपको गाइडेंस दे दी है। वर्किंग 1 बनाएंगे, वहां से फिक्स कॉस्ट ले आएंगे। क्योंकि यहाँ पे सबके लिए 5 था तो मैंने सबको इकट्ठा करके सब 5 की तरफ दे लिया। लीजिए जी, सम करें तो क्या आई हमारी फिक्स कॉस्ट 27.5 मिलियन। चलें जी, रुपीज इन मिलियन में यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 27.5 मिलियन, ये फिक्स कॉस्ट आ गई मेरे पास। अब मुझे कंट्रीब्यूशन पर बॉक्स चाहिए, इसके लिए हम वर्किंग 2 बनाते हैं। कंट्रीब्यूशन पर बॉक्स के लिए हमें जो डाटा चाहिए होता है, क्या क्या डाटा चाहिए होता है भाई? एक तो सेल्स की रेशो चाहिए, क्योंकि बॉक्स में कितने यूनिट है किस प्रोडक्ट के, वो कहाँ से निकालते हैं? यहाँ से रेशो बना लो। और रेशो बनाते हुए तो मुझे जैसे लग रहा है यहाँ पे मैं अगर 85,000, ये 2 है, ये भी 85 से डिवाइड हो रहे हैं 3 है, और ये भी 85 से डिवाइड हो रही है 5 है, 5 3 2, देखो जरा रेशो निकल रही है। ये 5 3 2 के रेशो यहाँ से बन रही है। आपको 5 3 2 समझ नहीं आ रहा तो 425 255 170 की बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशो बनानी है जो मर्जी बना लो। तो यहां से मेरे हिसाब से जो सेल्स रेशो आ रही है CIV, सेल्स रेशो पैकेट्स में 532। सेल्स रेशो मेरे पास है, ये सेल रेशो कह लीजिए या यूनिट्स इन द बॉक्स कह लीजिए। अब मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन हर एक का बन जाएगा बॉक्स। इसको सम कर लेंगे तो ये मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ अ बॉक्स मिल जाएगा। ऐसा ही है जी। एक बॉक्स में हर प्रोडक्ट के कितने पैकेट्स हैं वो मैंने सेल्स रेशो से डिटरमिन कर लिए। रेशो जो मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिंप्लीफाई करके 2 3 5 की रेशो बना ली। अब मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। हर प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन को उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बॉक्स आ जाएगा। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा, जब कहानी है कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बॉक्स की, तो वो कंट्रीब्यूशन हम निकालेंगे 40% ऑफ नेट सेल्स। तो प्राइस तो अवेलेबल है नहीं, इसका मतलब हमें कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट की मदद से निकालना पड़ेगा। अगर मुझे कहा गया है कि कंट्रीब्यूशन, चले हम रिलेशनशिप को समझें जरा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए हम वर्किंग 2.1 बना लेते हैं, और 2.1 बनाने के लिए सबसे पहले मैं समझता हूं रिलेशनशिप प्राइस का। अगर 100 है तो कमीशन कितनी है? 5। नेट प्राइस
तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, कितना बना 95 का 40, 38, ये बाकी क्या बचा 57। ज़रा समझिएगा, ये मेरी अदर वेरिएबल कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट 57, समझ आती बात, ऐसा ही है ना कि प्राइस में से एक, दो हिस्से होते हैं प्राइस में, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो भाई ये मेरे वेरिएबल कॉस्ट के दो हिस्से हैं, एक कमीशन है और एक अदर वेरिएबल कॉस्ट है। ये दो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। अगर समझो तो 100 माइनस 5 माइनस 57 इज इक्वल टू 38, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये इक्वेशन है जो मैंने यहां से समझ ली। मतलब कमीशन के अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट है मेरी, वो अदर वेरिएबल कॉस्ट, वो प्राइस का 57 है। वेरिएबल कॉस्ट 57 है तो कंट्रीब्यूशन कितना है, वेरिएबल कॉस्ट 57 है तो प्राइस कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट तो गिवन है ना भाई, वेरिएबल कॉस्ट तो ये गिवन है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट तो गिवन है और ये 57 है। ठीक है, तो जनाब यहां पे आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एस्टैब्लिश कर लो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें तीनों की पता लग गई, यहां पे सी की भी, आई की भी और वी की भी। जरा मुझे कैलकुलेट करके दे दो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। जैसे सी की 100 प्लस 15 115 जमा 23 138 जमा 12 150, आई की 138 और वी की 135। ये वेरिएबल कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में गिवन है। बेटा हर बच्चा कैलकुलेट करके देख ले, ये वेरिएबल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में मिल रही है। और जब ये वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है तो यहां से मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ले सकता हूं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे आएगा, वेरिएबल कॉस्ट अगर ए है तो वेरिएबल कॉस्ट ए बाय 57 इंटू 38, वेरिएबल कॉस्ट 57 है, कंट्रीब्यूशन 38 है, तो भाई ए डिवाइड विथ 57 इंटू 38 100 जी 90। अभी जरा इधर ही तवज्जो रखिएगा, जब ये डाटा मेरे पास है तो यहां से मैं प्राइस पर यूनिट भी निकाल सकता हूं, क्योंकि प्राइस पर यूनिट भी मुझे चाहिए ना। और वे होगी ए डिवाइडेड विथ 57 मल्टीप्लाइड विथ 100। तो ए डिवाइड विथ 57 इंटू 100, प्राइस भी निकाल लो 263, नेक्स्ट 242, नेक्स्ट 237। बेटा ये कैलकुलेशन वेरीफाई कर लो, देख लो सारी यहां पे, और कोई बात समझ नहीं आई तो पूछो। वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास है, वेरिएबल कॉस्ट प्राइस का रिलेशनशिप मेरे पास है, तो इस डाटा को यूज करके मैंने वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन भी निकाल लिया और वेरिएबल कॉस्ट से मैंने प्राइस भी निकाल ली। ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये मेरी, ये वैल्यू मेरी यहां पे ए निकल आई, दिस इज द वैल्यू। ये वैल्यू 57 है, तो भाई 57 अगर ये है तो 38 मेरा कंट्रीब्यूशन बनता है, ये कंट्रीब्यूशन आ गया। ये वाली वैल्यू अगर 57 है तो प्राइस मेरी 100 है, ये मेरी प्राइसेस आ गई। अब सवाल आपका ख़त्म होता है, ख़त्म करके आप कंप्लीट करके मुझे बताएंगे। देखिएगा ज़रा, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, ये निकल आया आपको। ये प्राइस पर यूनिट चाहिए, ये भी निकल आया आपके पास। ब्रेक इवन बॉक्सेस से पैकेट्स में जाना है, रेशो चाहिए, वो रेशो भी आपके पास है। पूरा सवाल अब आप कंप्लीट कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट आपके सामने है, सारा सवाल अब आपने कंप्लीट करना है। मुझे फाइनल आंसर्स जो मांगे हैं एग्जामिनर ने वो निकाल के दीजिए। और कोई कैलकुलेशन किसी स्टेज पे समझ नहीं आई है बेटा पूछिए, कोई फॉर्मेट को समझने में दिक्कत है, प्लान समझ नहीं आया, कोई एक कैलकुलेशन समझ नहीं आई, पूछना चाहते हैं पूछिए। आई हैव गिवन यू फुल प्लान और तकरीबन की कैलकुलेशन सारी मैंने कर दी हुई है, उन कैलकुलेशन को फॉलो कर लीजिए और उसके मुताबिक प्लान कंप्लीट कीजिए।
बेटा किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए हो पूछ लीजिएगा। अब ये सवाल कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल आंसर तक आपको ब्रेक इवन रेवेन्यू तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि तमाम रिक्वायर्ड वैल्यू अब इस बोर्ड पे आ चुकी हैं। एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, लेकिन मेरी जनरल रीडिंग है कि 99% केसेस में क्लास में जो बच्चा रजिस्टर पे सवाल खुद हल नहीं कर रहा होता टीचर के साथ साथ, वो पास होना नहीं चाहता। 99% केसेस में ऐसा ही होता है, और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा एक्सेप्शन मेरी क्लास में होती नहीं है वैसे, जितने मुझे यहाँ पे बच्चे नज़र आ रहे हैं बगैर रजिस्टर के बैठे हुए। तो एक्सेप्शन होती है कि 500 में से एक या दो, तो हमारी क्लास में 500 बच्चे तो है नहीं, लेकिन मुझे 5-6 बच्चे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो बगैर रजिस्टर के सोच रहे हैं कि ये पेपर पास कर पाएंगे। तो मैं बनकर पहले बता दूं उनको कि ये उनकी सोच गलत है, दे आर गोइंग फॉर अ फेलियर। शायद 5 में से कोई एक बच्चा हो एक्सेप्शन, गलती से बैठ गया हो यहाँ पे, हो सकता है एक्सेप्शन, लेकिन कम से कम 5 एक्सेप्शन नहीं हो सकती इस क्लास में। बाय रूल ऑफ एवरेजेस आई कैन टेल। जी बेटा, जी बेटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तू सवाल हल करना, तेरा जवाब यही निकलेगा, जो सबका निकलेगा तेरा भी वही निकलेगा। तो इधर ना टेंशन ले भी, क्योंकि अल्टीमेटली उसने मांगा क्या, ब्रेक इवन इन पैकेट्स बताओ और ब्रेक इवन रेवेन्यू बताओ, ये जवाब आपके वही आएंगे। पीछे क्या आ रहा है उससे टेंशन नहीं लेनी हमने, ठीक है। जो मर्जी रेशो बना लो। ठीक है, अब इसको मिलियन में ना लेगा, क्या हैंडल करना सीख ले। इसको कैसे लिखेगा इतना छोटा, इसको रुपीज़ में ही लिखो, आप इसको रुपीज़ में लिखो तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर में जीरो लगा के हैंडल कर लेना। इसके साथ जैसे मैंने यहाँ पे रुपीज़ मिलियन लिखा ना, तो अब यहाँ पे रुपीज़ लिख दो, खत्म हो गया। कैलकुलेटर में जीरो लगा के हैंडल कर लो उसको। ये अजीब सी प्रेजेंटेशन हो जाती है, दिखने में अजीब सी लग रही है ये। जी कंट्रीब्यूशन इन बॉक्सेस कितना आ रहा है यहां से, 27.5 मिलियन डिवाइड विद 956 रुपीज। ये रुपीज इन मिलियन है, ये रुपीज है, ख्याल कीजिएगा जरा। इसके साथ 6 जीरो लगा लीजिएगा ना, फिर पूरा हो जाएगा। जी बेटा 28,766 बॉक्सेस हैं ये आपके, इंटू 5। ये आपकी वैल्यू अगर ए है तो a इंटू 5, a इंटू 3, a इंटू 2, ये आपके ब्रेक इवन पैकेट्स आएंगे। 28766 इंटू 5 14830। 28766 इंटू 3 86 298 57532। और प्राइस हमारे पास आ रही है ये जनाब 263। ये रुपीज़ 263 है, ये रुपीज़ 242 है, ये रुपीज़ 237 है। यहाँ पे फिर रुपीज़ इन मिलियन कर दीजिएगा, ब्रेक इन रेवेन्यू फिर रुपीज़ इन मिलियन कर लीजिएगा।
क्योंकि फिगर काफ़ी बड़ी होनी है, रुपीज़ इन मिलियन कर दें। जी 37.8 आगे जी 20.95 13.63 लीजिए जी। ब्रेक इवन यूनिट्स भी आ गए, ब्रेक इवन रेवेन्यू भी आ गया। ये आपके पास आंसर आ रहे हैं जी। ये ब्रेक इवन पैकेट्स हैं आपके, और ये ब्रेक इवन रेवेन्यू है। उसने रुपीज़ में निकाला हुआ है, हमने रुपीज़ इन मिलियन कर लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 37.85 20 पॉइंट, यहाँ पे 89 ही आ रहा है, 20.89 ही आ रहा है यहाँ पे, और 13.63। तो राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा डिफरेंस है। उसकी वजह यह है कि उसने प्राइस यहाँ पे 2 डेसिमल तक ली है। जैसे हमने प्राइस 263 ली, उसने 263.16 ले ली, हमने 242 लिया, हमने 237 लिया। राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा फर्क आ रहा है। दूसरा मिलियंस और फुल रुपीस का फिगर है, ठीक है। आंसर उसने प्रेजेंटेशन जैसे मर्जी की हो, जो मर्जी अप्रोच लिया हो, आंसर हमारे सेम ही आ रहे हैं। हाँ जी, आपके भी बेटा पहुंच गए यहाँ पे, यहाँ तक पहुंचे नहीं हो या आंसर ये नहीं आए? पहुंचे नहीं है, तो पहुंचेंगे तो यही आंसर आने चाहिए। रेशो जो मर्जी ले लो, 5, 3, 2 ले लो, आप 425, 255, 170 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जामिनर ने 0.5, 0.3, 0.2 लिया हुआ है, ठीक है, उसने ये रेशोज ऐसे बनाई हुई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मर्जी आप बना लो रेशोज, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंटेशन उसकी स्लाइटली डिफरेंट है, हमारी थोड़ी फर्क है। डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज वी आर गेटिंग टू द राइट वैल्यूज, ठीक है सब। देखो ना, उसने बॉक्सेस बनाए हैं 287, 660, हमने बॉक्सेस बनाए थे 28,766। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर बॉक्सेस नहीं, आंसर ये है, ये ब्रेक इवन है। तो ब्रेक इवन यूनिट्स तो हमारे ठीक है, 143,830, 86298, 57532, वो तो ठीक है हमारे, ठीक है। तो बॉक्स की कंपोजिशन से फर्क नहीं पड़ता, कितने बॉक्सेस फर्क आया उससे नहीं फर्क पड़ता, आंसर हमारा ठीक आएगा। जी बेटा, किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए इस सवाल में, कोई बात समझ नहीं आई, किसी कैलकुलेशन पे कोई सपोर्ट चाहिए, पूछिए। अच्छा जी, आज हमने फिर क्वेश्चन 8 और 15 किया। मुझे लगता है हमारे 4 क्वेश्चन हमारे एजेंडा पे हैं। 4 क्वेश्चन करने में मैक्सिमम हमारे 1.5 से 2 दिन लगेंगे। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को ये चैप्टर हमारा ट्यूसडे को ये चैप्टर खत्म होगा इंशाल्लाह। ट्यूसडे से ही या वेडनेसडे से हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।